नमस्कार। आगे पढ़ते हैं सेनापति की ऋतु वर्णन विषयक कविताएं। सेनापति अपने युग की सीमा में बंधे हैं, उनमें भी वह रीतिबद्ध कवियों वाली चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति मिलती है। सेनापति में भी अपने समय का जो दरबारी प्रभाव है उसका सीधा सीधा असर सेनापति की कविता में भी है। फिर भी सेनापति अपने दौर के कवियों में अलग नज़र आते हैं अपने प्रकृति और ऋतु संबंधी निरीक्षण और उसके वर्णन को लेकर के। हालांकि उसमें भी उनका समय ताक झांक करता है, समय समाविष्ट है, वे अपने समय के हस्ताक्षर हैं। आइए पढ़ते हैं। जेठ नजिकाने सुधरत खसकाने तल, ताक तह काने की सुधार झारियत है, होती है मरम्मती विविध जल जंतन की, ऊंचे ऊंचे अटाते सुधा सुधारियत है। सेनापति अतर गुलाब अरगजा साजी, सार तार हार मोल ले ले धारियत है। ग्रीष्म के वासर बराई वे को सिरे सब, राजभोग काज साजियों संभारियत है। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कवि ने किया। गर्मी का मौसम है और आप सेनापति की कविता को पढ़कर, और सेनापति नहीं बल्कि रीतिकाल के किसी भी उल्लेखनीय कवि को पढ़ करके, और आप उस समय के कुलीन वर्ग का, सामंती समाज का मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं कि सामंत राजा लोग किस तरह का विलासमय जीवन जीते थे। जेठ नजिकाने, जेठ का महीना नजिकाने नज़दीक आ गया है। जेठ का महीना पास आ गया और जेठ के पास आते ही वैशाख के अंतिम दिन है, जेठ शुरू होने वाला है। तो सुधरत खसकाने, सुधरत सुधारे जा रहे हैं, खसकाने। अब खसकाने शब्द के कुछ संभावित अर्थ हो सकते हैं। एक होता है खिसकाना, लेकिन जैसे खिसकाया जा रहा है, अनावश्यक चीज़ों को इधर हटा रहे हैं, तो इसका सुधरत से कोई संबंध नहीं होता। गर्मी आ गई, अब ठीक है, अनावश्यक सामान इधर खिसका दे, ठीक है, लेकिन सुधरत से इसका कोई संबंध नहीं होता। यदि हम खसकाने का अर्थ खिसकाना लें तो, हटाना लें तो। अब खसकाने का क्या अर्थ हो सकता है? एक खस घास होती है जो शीतल ठंडी प्रकृति की होती है और साथ साथ खुशबू वाली भी होती है। आप लोग घरों में जब कूलर है, कूलर की जो चारों तरफ की टाटियाँ हैं उनमें घास लगाते हैं या घास लगी हुई आती है। इसी तरह से आप खस को समझें। खस से इत्र बनता, खुशबू बनती है। और जब राजाओं का दरबार है, सामंती जीवन जीने वाले लोग हैं, वे जेठ के नज़दीक आते ही खस से अपने आवास को सजाने लगते हैं। खिड़कियाँ आदि हैं उनमें खस की घास लगाना शुरू कर देते हैं। सूखी घास आती है, उसको बांध कर सुधार करके लगाने लगते हैं। सुधरत खसकाने तल ताक तह खाने। अब यहाँ रीतिकाल की प्रवृत्ति परिलक्षित हो रही, दिख रही सीधी सीधी। ये आनुप्रासिकता जो है, तल ताक तह खाने। तल होता है तल घर, भूमिगत जो मकान है, ज़मीन के अंदर बना हुआ है, वो होता है तल, तल घर। और ताक होता है आला, दीवार में। जो पुरानी परंपरा का जो भवन निर्माण शिल्प था, उसमें दीवार में छोटे छोटे खाने बनाते थे, जिनको ताक बोलते हैं। जैसे रोशनदान आदि रखे जाते थे, उस प्रकार से ताक। सामान भी उस पर रख दिया जाता। दूसरा तह खाने, तल और तह खाने। तह खाने भी नीचे, तल घर, तह खाने भी नीचे ही होते हैं। ताक ऊपर बने होते हैं, आले की तरह होता है। तो तल घर, तह खाने और ताक हैं कि सुधार झारियत है, इनको सुधारा जा रहा है। गर्मी आ गई तो बहुत सारी गर्मी में काम आने वाली चीज़ें हैं, वो कहीं ताक में रखी होंगी, कहीं तल घर में रखी हुई होंगी। उन सबको सुधारा जा रहा है, उन चीज़ों को झारियत, झाड़ा पोंछा जा रहा है, ठीक किया जा रहा है। अर्थात गर्मी आते ही गर्मी से बचाव के साधन जुटाए जाने लगे हैं। गर्मी वैशाख में भी कम नहीं होती।
लेकिन जेठ में गर्मी का सबसे भीषण दौर होता है। बिहारी लिखते हैं छाहो चाहत छा, छाहो चाहत छाए, कि छाया भी जैसे छाया चाहती, पेड़ की जो छाया है दोपहर में वह सिमट जाती है। तो जैसा है कि छाया भी शायद छाया के पास सिमट के आ गई हो, इतनी भीषण गर्मी होती है। तो जब गर्मी, तेज गर्मी का समय आने लगता है, तो जो समर्थ लोग हैं, जो सामंत शाही जीवन जीने वाले लोग हैं, वे अपना प्रबंध करने लग जाते हैं पहले से। इसलिए ताक तहखाने, इनकी एक तो सफाई की जा रही है, दूसरे खस आदि की व्यवस्था की जा रही है। होती है मरम्मती विविध जल जंतु की, मरम्मत होती है। अब जो गर्मी में काम आने वाली जो चीज़ें हैं, उस समय जो चलता होगा, पंखा और अन्य जलयंत्र फुहारे आदि चलते होंगे, तो उनकी मरम्मत की जा रही है यदि किसी प्रकार की उनमें कोई कमी है तो। जल जंत्रण की, जल यंत्रों की, फुहारे आदि जो जल यंत्र हैं उनकी मरम्मत की जा रही है। जिस दौर में सेनापति ने कविताएं लिखी थी, सेनापति भक्ति काल के ठीक अंतिम दौर में आते हैं, जब रीतिकाल आरंभ सा हो रहा है, लगभग उस समय के कवि हैं ये, रीतिकाल के आरंभिक समय का मान लीजिए। तो उस समय जो हवा करने के लिए तो पंखे आदि होते थे, बिजली के पंखे नहीं होते थे, पास में फुहारे चला दिए जाते थे। तो फुहारे से जल है उसका छिड़काव हो रहा है, साथ में हवा की जा रही है, थोड़ी ठंडी हवा लगती। तो होती है मरम्मती विविध जल जंतन की, ऊंचे ऊंचे जो ऊंची ऊंची अट्टालिकाएँ हैं, महल है की अटारियाँ हैं, ते यानी वे, सुधा सुधारियत है। सुधारना आप जानते हैं, सुधा शब्द का अर्थ सामान्यतः आप शायद अनुमान नहीं कर पाए। सुधा का अर्थ आप अमृत से लेते होंगे, लेकिन सुधा का यहाँ अर्थ है चूना। चूना जो अपने घरों में पुताई का काम चूने से होता था, सफ़ेदी की जाती थी, उसको सुधा बोलते हैं चूने। तो सुधा सुधारियत है, उस चूने की प्रकृति ठंडी होती है, इसलिए घरों में कलई की जाती थी, कली की जाती थी। ऊंचे ऊंचे अटाते सुधा सुधारे, ऊंची अट्टालिकाएँ हैं, उन पर जो चूना पोता जा रहा है, उन्हें चूने की पुताई आदि करके और तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा सेनापति अतर गुलाब अरगजा साज, इसके अलावा अतर यानी इत्र, सेंट, गुलाब और अरगजा भी सुगंधित पदार्थ से अगरबत्ती आदि बनाई जाती है। तो इत्र, गुलाब और अरगजा आदि की साज सज्जा पूरी व्यवस्था की जा रही है। और सार तार हार मोल ले धारियत है। और जो संपन्न वर्ग के लोग हैं, राज समाज के लोग हैं, अब यहाँ भी आप अर्थ का सामान्यतः शायद अनुमान न कर पाए। सार तार हार, सार का मतलब है सारांश, श्रेष्ठ, उत्तम, और तार का अर्थ है मोती, और हार तो आप जानते हैं आभूषण। सार तार हार, उत्तम मोतियों के जो हार हैं, माला हैं, वे मोल ले धारियत है, लोग मोल ले के धारण करते हैं। कारण यह है कि मोती की प्रकृति भी ठंडी मानी जाती है, मोती धारण करने से भी शीतलता का प्रभाव पड़ता है, ठंडेपन का ऐसा होता है। इसलिए संपन्न लोग हैं वे मोतियों की हार, जो उच्च श्रेणी के, अच्छी श्रेणी के मोती हैं, उनके हार ले लेके पहन रहे हैं। और ग्रीष्म के वासर यानी दिन, बराई वे को यानी बिताने के लिए, सीरे यानी शीतल, गर्मी के दिन बिताने के लिए लोग शीतलता के सारे उपचार करते हैं। राजभोग काज साज यों संभारित, राजा लोग हैं वे अपने इस प्रकार के कामों में लगे हुए हैं। अब यदि आप यह माने कि सेनापति ने अपने युग का वर्णन कर दिया कि उनके समय में राजा लोग गर्मी में क्या करते थे, तो राजा लोग अपने विलास के लिए उपकरण जुटाते थे। लेकिन इस चीज़ को आप ये माना कि ये कवि का व्यंग्य हो सकता है। यदि कवि दायित्व की यदि आप बात करें तो ये व्यंग्य भी हो सकता है कि राजा को होना कैसे, यदि वो राजा पहले पेड़ लगाए होते राजाओं ने, तो आम जनता को कोई थोड़ा सा सहारा मिलता, गर्मी से बचाव के लिए कुछ करता, लोग लगाते भी थे। लेकिन अपने भोग विलास के लिए वे सारे साधन जुटा रहे हैं। राजभोग काज साज यों संभालित है, इस तरह राजकाज संभाला जा रहा है। राजा है वो राजभोग के लिए तत्पर हैं। तो ये उस युग की विडंबना थी, और उस युग के कवि से उस युग का साक्षात्कार हम कर सकते हैं। अगला कविता देखिए।
सेनापति। देखो छिति अंबर जले है चारी ओर छोर, तीन तरवर सब ही को रूप हर्यो है। महाझर लागे ज्योति भादव की होति चाले, जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। दारुण तरनि तरे नदी सुख पावे सब, सीरी घन छाह चाही बेही चित्त धर्यो है। देखो चतुराई सेनापति कविताई की, जो ग्रीष्म विषम बरसा के सम करो। यहाँ सीरी धन छपा हुआ है पुस्तक में, ये धन नहीं घन है। अब कवि सेनापति भी अलंकार प्रिय कवि थे और श्लेष अलंकार उनका प्रिय अलंकार था। उनकी जो इकलौती रचना उपलब्ध होती है, कवित्व रत्नाकर उमा शंकर शुक्ल ने जिनका संपादन किया था, प्रयाग विश्वविद्यालय के शोधार्थी थे उमा शंकर शुक्ल जी, उन्होंने सेनापति कवित्व का संपादन किया। तो सेनापति कवित्व की जो 5 तरंगे हैं, अध्याय जिनको तरंग नाम दिया गया है, उसकी पहली तरंग है वो श्लेष तरंग है। उसमें सारे जितने भी कवित्व संकलित हैं, जितने छंद हैं, वो सब के सब श्लेष अलंकार का वर्णन करने वाले छंद हैं। और ये उस पहली तरंग में भी ये सवैया क्या कवित्व है, वो पहली तरंग में श्लेष वाली में भी शामिल है। और आगे चल के जब उनकी जो तीसरी तरंग है ऋतु वर्णन, उसमें भी ये शामिल है, पुनः लिया गया है। तो इस एक छंद में, एक कवित्व में कवि ने ग्रीष्म और वर्षा दोनों ऋतुओं का वर्णन कर दिया। लेकिन दोनों में कोई समानता नहीं, दोनों में जो मौसम है, जो वातावरण है, वो एकदम अलग अलग प्रकार का रहता है। देखिएगा, मैं ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में पहले आपको बतलाता हूँ। देखो छिति अंबर जले है चारों ओर छोर, गर्मी का मौसम है, इसलिए देखो गर्मी का प्रभाव क्या है। छिति, छिति शब्द बना है क्षिति से, संस्कृत में शब्द है क्षिति। तुलसी लिखते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति का अर्थ होता है धरती, पृथ्वी। और अंबर तो आप जानते हैं, आकाश। देखो छिति अंबर जले है, देखो गर्मी का मौसम है, और गर्मी ऐसी है, इतनी अधिक गर्मी है कि छिति अंबर जले है, जैसे धरती और आकाश सब जल रहे हैं, इतनी भयानक गर्मी है। देखो छिति अंबर जले है चारों ओर छोर, चारों ओर धरती और आकाश के और छोर तक, जहाँ तक नजर जाती है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जैसे दहक रहा है, सब कुछ जैसे जल रहा है। तीन तरवर सब ही को रूप हर्यो है। तीन, उसने, इस गर्मी ने, और तिन का दूसरा अर्थ तृण, तृण यानी तिनका, और तरवर यानी वृक्ष, पेड़। घास से लेकर, तिनके से लेकर के, और बड़े बड़े जो पेड़ हैं, तरवर हैं, सब ही को रूप हर्यो है। इस भयंकर गर्मी ने सबका रूप हर लिया। जो वर्षा ऋतु रहती है तो घास भी हरी रहती है और सारे पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं, तब वह रूप बड़ा सुंदर लगता है प्रकृति का। लेकिन भयंकर गर्मी से घास सूख जाती है और बड़े बड़े पेड़ हैं, उनके पत्ते भी झड़ जाते हैं, बहुत सारे सूख भी जाते हैं। तो इस गर्मी ने तीन तरवर सभी को रूप हो रहे, तिनके से लेकर और तरवर तक, पेड़ तक, घास से लेकर बड़े बड़े पेड़ों तक सबको जला दिया है, सुखा दिया है, सबका रूप हर लिया है। महाझर लागे, झर यानी लपट, अपने आग की लपट होती है, उसको राजस्थान भाषा में बोलते हैं झड़। झड़ शब्द और ये झर शब्द एक ही है, सहजात है दोनों। झड़ का मतलब है लपट। महाझर लागे, महाझर भयंकर लपट लग रही है। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले। दव, दव यानी होती है आग का प्रकार है, जंगल की आग। जंगल में विशेषकर जो बांस के जंगल हैं, वे गर्मी के मौसम में आपस में घर्षण से, हवा चलती है, हवा चलने से बांस आपस में टकराते हैं, घर्षण होता है, और नीचे सूखी घास होती है गर्मी में जंगल में, वह आग पकड़ लेती है और इस प्रकार जंगल में आग लग जाती है। पिछले वर्ष और इस साल भी अमेजन के जंगलों में, ब्राज़ील के कुछ जंगलों में आग, भीषण अग्निकांड हुए, आग जली, आग लग गई जंगल में, बड़ी चर्चा में रही थी। तो ये दव है, वो दावाग्नि जिसको कहते हैं, दावानल जिसे कहते हैं, जंगल की आग है। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले, भयंकर लपट लग रही है, लुएं ऐसी चल रही हैं
कि जैसे शरीर झुलसा देंगी। और इस गर्मी के कारण से भाव यानी हो गई, दव यानी दावा करेंगे। जंगल में सूखी घास ने और विशेषकर बांस के पेड़ों ने आग पकड़ ली है गर्मी से। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले। ये जो ऐसा लग रहा है कि जैसे जंगल में भी आग लग गई होगी, दावाग्नि दहक रही होगी, और इस कारण से हवा और भी अधिक गर्म हो गई होगी। जलत पवन, पवन यानी हवा, जलत जल रही है। ऐसा लग रहा है कि हवा भी जल रही है, सुलग रही है, लू चल रही है। तन सेक मानो पड़े है। और जब ये जो गर्म हवा है वह तन पे लगती है, शरीर को छूती है हवा, तो ऐसा लगता है सेक मानो पड़े, मानो शरीर सिक गया है। सिकने से रोटी सेकते हैं अपने गर्म आग में, रोटी को गर्म करते सेकते हैं। ऐसे ही हवा इतनी गर्म हो गई है कि शरीर को झुलसाने वाली है। तन सेक मानो पड़े, मानो शरीर को सेक रही है। दारुण तरणी तरे नदी सुख पावे लो। दारुण यानी भयंकर, भीषण। तरन यानी सूर्य, भयंकर, सूर्य भयंकर तप रहा है। सूर्य क्या हो गया? दारुण हो गया, भयानक हो गया, भीषण हो गया, भीषण ताप है। दारुण तरन तरे, अब सूरज सिर पे सूरज तप रहा है, तरे तले नीचे। अब भयंकर तपते हुए सूरज के नीचे जब सूर्य के आतप में लोग रह रहे हैं, धूप में रह रहे हैं, तो नदी सुख पावे लोग, तो लोगों को थोड़ा बहुत आराम या सुख कहीं मिलता है तो वो नदियां हैं, जो 12 मासी नदियां हैं जिनमें पानी है। लोग नदियों में जाते हैं, स्नान करते हैं, या नदी तट पे भी रहते हैं। तो एक तो वहाँ पेड़ पौधों की ज़्यादा संभावना है, दूसरा नदी की तरफ से जो हवा आएगी बह करके, तो वो कुछ राहत पहुंचाने वाली होगी, कुछ ठंडी होगी। तो दारुण तरन तरे नदी सुख पावे सब। सीरी घन चाहे चाही वो ही चित्त धरे। सीरी यानी शीतल, और ये धन की जगह घन है, घन यानी घनी, छा है यानी छाया, ठंडी घनी छाया है। वह चाही वो ही चित्त धरे है। चाही वो है चाहत, इच्छा, चित्त धरे, मन में घनी छाया की इच्छा है कि कोई गहरी सी छाया मिल जाए, उस छाया में थोड़ी देर विश्राम कर लें, आराम कर लें। और देखो चतुराई सेनापति कविताई कीजिए। अंत में कवि सेनापति कहते हैं कि मेरी कविता का कौशल देखो, मेरा कवित्व देखो, मैंने अद्भुत कविता लिखी है। देखो चतुराई सेनापति कविताई की। जो कोई सेनापति कवि के काव्य चातुर्य को देखे कि ग्रीष्म विषम वर्षा के सम करो है। इस भीषण ग्रीष्म ऋतु का वर्णन मैंने वर्षा के सम करो है, बरसात के समान मैंने इसका वर्णन कर दिया। इस ग्रीष्म ऋतु का, जो इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, इस ग्रीष्म ऋतु का मैंने वर्षा ऋतु के समान वर्णन कर दिया। अब वर्षा ऋतु के समान वर्णन कैसे? अब इसी पूरे जो छंद का अर्थ है वो वर्षा ऋतु के संदर्भ में भी लगाया जा सकता है। यही एक इकलौता कविता है, ये ग्रीष्म ऋतु का वर्णन भी कर देगा और यही वर्षा ऋतु का वर्णन भी कर देगा। अब वर्षा ऋतु के संदर्भ में शब्दों के अर्थ बदल जाएंगे। देखिए, अब वर्षा का वर्णन पढ़ते हैं, यही कविता, वर्षा ऋतु का वर्णन। देखो छिति अंबर, छिति पृथ्वी, अंबर आकाश, देखिए देखो छिति अंबर जले है चारों ओर छोर। देखिए धरती और आकाश में जहाँ भी नज़र दौड़ाइए, जले है चारों ओर छोर, सर्व तरफ जल ही जल नजर आता है। आकाश में बादल उमड़ रहे हैं और बादल बरस रहे हैं, और धरती पर वो पानी गिर रहा है, नदी नालों में बह रहा है, जिधर भी नज़र दौड़ाइए जले हैं चारों ओर छोर, सब तरफ जल ही जल हो रखा है, पानी पानी है। और तीन तरवर सभी को रूप है। इस वर्षा ने, इस बारिश ने तरवर, तिनका घास पात है, घास पात से लेकर तरवर है, सभी को रूप हर्यो है। वर्षा ने सबका रूप हरा कर दिया, सबको हरा भरा कर दिया। बारिश ने, वर्षा ऋतु ने तिनके से लेकर के और तरवर तक, घास से लेकर के और बड़े बड़े विशाल वृक्षों तक सबको हरा भरा कर दिया, चारों ओर हरियाली है। महाझर लागे, और बरसात की महाझर, भयंकर झड़ी लग गई है, बारिश की झड़ी है, बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही। महाझर लागे
ज्योति भादव की होते चले। और इस प्रकार से भादव जो मास है, भादवे का जो महीना है, भाद्रपद, सावन भाद्रपद, जो भाद्रपद महीना है, इसकी बड़ी शोभा है। भाद्रपद के महीने में बहुत अच्छी बरसात हो रही, एक अर्थ है। दूसरा अर्थ हो सकता है कि अब ये झड़ी, सावन में झड़ी लग गई, झड़ी प्राय सावन में लगती है, सावन में झड़ी लग गई, तो ये बरसात का सिलसिला है वो भादव की होते चले। भादवे के महीने तक ऐसे ही चलता रहेगा, बारिश शुरू होगी, बरसात का मौसम शुरू होगा, बरसात के दिन आए, और ये भाद्रपद तक, भादवे के महीने तक इसी प्रकार बारिश होती रहेगी। जलद पवन तन सेक मन पर, जलद यानी बादल, जलद पवन। अब बादल चारों ओर घिरे हुए हैं, बादल बरस भी रहे हैं, बादल बरस की यदि रुक भी जाएं तो जो पवन चलती, बरसात के बाद आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, जब हवा बहती है, हवा चलती है तो बड़ी ठंडक पहुंचाती है, बड़ी शीतल हवा होती है। जलद पवन, वो जो हवा आ रही, पवन आ रही है, उसमें जलवाष्प की मात्रा होती है, पानी के छोटे छोटे कण रहते हैं। तो तन सेक मानो पड़े, सेक का मतलब सिंचना, मानो तन पर वह जलाभिषेक कर रही है, जल से मानो तन को सेक रही है। सेक, एक ग्रीष्म के अर्थ में सेकने का अर्थ मतलब तपाना था, सिकाना था, और यहाँ सेक का मतलब सींचना है, जल से जैसे सींच रही। दारुण तरणी तरे नदी सुख पावे, सब दारुण का मतलब भयंकर। अब दारुण शब्द का अन्वय होगा, वह होगा नदी के साथ। दारुण यानी भयंकर, और नदी, ग्रीष्म में दारुण का अर्थ हम तरणी सूर्य ले रहे थे, यहाँ तरणी का अर्थ है नाव। दारुण तरणी तरे नदी सुख पावे लोग। तरे का अर्थ है तैरना, ग्रीष्म का संदर्भ में इसका अर्थ था तले, नीचे। दारुण तरणी तरे नदी सुख पावे लोग हैं वे इस भयंकर नदियों को, अब ये नदी में अधिक वर्षा होने से नदी में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, तो लोग तरणी तरे, तरणी यानी नाव, तरणी यानी नाव, लोग नाव के माध्यम से नदी को पार कर रहे हैं और इस संकट से मुक्त होकर के और फिर थोड़ा सा आराम महसूस कर रहे हैं, एक अर्थ। दूसरा अभिप्राय, दूसरा अर्थ ये हो सकता है कि जब नदियों में पर्याप्त जल आ गया तब लोग नौका विहार कर रहे हैं, नाव में बैठ करके और बारिश का आनंद ले रहे हैं, नदी में जल क्रीड़ा के लेते हैं। दारुण तरण तरे नदी सुख पावे, लेकिन ज़्यादा सटीक अर्थ दारुण शब्द से हम लगा सकते हैं कि जो नदियाँ बाढ़ के कारण भयावनी हो गई हैं तो लोग नदियों को नाव से पार करके और सुरक्षित स्थानों पर जाके और सुख से रह रहे हैं। सीरी घन छाए चाहे वो ही चित्त धरे, और जो शीतल घनी जो बादलों की छाया है, चित्त निरंतर यही चाहता है, बरसात का मौसम बड़ा सुहावना होता है कि बादल बरसते रहें वर्षा ऋतु में, सब चित्त में ये चाह है, इच्छा है। और देखो चतुराई सेनापति कविता की, और कोई व्यक्ति पाठक है, श्रोता है, वे सेनापति कवि की काव्य चातुर्य, कवित्व की चतुरता का, निपुणता, दक्षता देखो। कवि सेनापति कितना निष्णात कवि है, कितना दक्ष कवि है, प्रवीण है, कितना पटु है कि ग्रीष्म विषम वर्षा के समग्र है कि उसने इस भयंकर ये जो वर्षा ऋतु है इसका वर्णन है वो ग्रीष्म की तरह कर दिया, ग्रीष्म का वर्णन वर्षा की तरह कर दिया। यानी ग्रीष्म में आप विचार कर देखिए कि गर्मी के मौसम में वातावरण एकदम अलग प्रकार का होता है और वर्षा ऋतु में वातावरण एकदम अलग प्रकार का हो जाता है, लेकिन एक कविता में और उन्हीं एक शब्दों से, वैसे उन्हीं शब्दों से ग्रीष्म का वर्णन कर दिया, उन्हीं शब्दों से वर्षा का वर्णन कर दिया। इस प्रकार सेनापति ने बड़ी चतुराई से अपने काव्य कौशल का प्रदर्शन किया है इस कविता में। तो रीतिकाल की जो प्रवृत्ति थी चमत्कार प्रदर्शन की, वह यहाँ परिरक्षित होती है, दिखाई देती है। अब जिन शब्दों के एकाधिक अर्थ हैं, श्लेष अलंकार है, जिन शब्दों के एकाधिक अर्थ हो संभव हैं, वो जले, जले यानी ग्रीष्म के अर्थ में जलना, तपना, और जले है वर्षा के संदर्भ में जल है। तिनका हो गया, तीन तरवर सभी को रूप हर्यो है, रूप हरना, रूप विहीन कर देना गर्मी के संदर्भ में, और रूप हर्यो है मतलब हरा भरा रूप है, इस वर्षा के संदर्भ में अर्थ हो गया। महाझर, झर का अर्थ वर्षा के लिए झड़ी है, लगातार बारिश होना, और ग्रीष्म के संदर्भ में अर्थ है लपट, गर्मी की लपट। ज्योति भादव,
तो ग्रीष्म के संदर्भ में भादव का अर्थ है जंगल की आग, दावाग्नि, दावानल। और वर्षा के संदर्भ में इसका अर्थ है भाद्रपद का महीना। जलद पवन का अर्थ ग्रीष्म के संदर्भ में है जलती हुई हवा यानी लू। और जलद पवन बादलों के बाद जो बादलों के स्पर्श करके आने वाले जो हवा है वह वर्षा के संदर्भ में आता है। सेक ग्रीष्म का संदर्भ में अर्थ है सिकना, आँच में पकना। और सेकना सिंचित होना वर्षा के संदर्भ में अर्थ है। दारुण यानी भयंकर। और तरणी, तरणी का अर्थ नाव है वर्षा के संदर्भ में। और तरणी का अर्थ है सूर्य, ये ग्रीष्म के संदर्भ में। अब तरणी छोटी मात्रा होती है तो इसका अर्थ है वह सूर्य होता है। और तरणी यदि बड़ी मात्रा हो जाए तो इसका अर्थ नाव है। और तरुणी ऊ में ऊ की मात्रा लग जाए रे में तो युवती होती है। और सीरी घन छाया, घनी छाया। और घन छाया बादल की छाया। इस तरह से यह सेनापति कवि की ऋतु वर्णन वैसे कुछ कविताएं थी। सेनापति के कविता रत्नाकर में पूरी एक तरंग है, पूरा एक अध्याय है इसमें ऋतु वर्णन। और सेनापति की पहचान भी ऋतु वर्णन को लेकर है कि वे अलग खड़े नजर आते हैं समूचे रीतिकाल में कि प्रकृति का भी निरीक्षण करने वाले कवि हैं, प्रकृति को देख करके उसे महसूसने वाले, उसे अनुभव करने वाले कवि हैं। और इस प्रकार जो एक परिपाटी चली आ रही थी कि प्रकृति का केवल उद्दीपन रूप में वर्णन हो रहा था, जो प्रेम भाव आदि का वर्णन होता था, उससे बढ़ाने घटाने, उसे उद्दीप्त करने के लिए प्रकृति का आश्रय लिया जा रहा था। सेनापति सीधे सीधे प्रकृति का वर्णन किया, आलम्बन रूप में वर्णन किया, एक बड़ी बात थी। इसलिए सेनापति का जो प्रकृति वर्णन है वह प्रशंसनीय है, वह चर्चा में रहता है। धन्यवाद। शेष हम आगे जब भी पढ़ेंगे किसी नए कवि को लेकर पढ़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।